नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस से यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए एलपी सीबीटी 2 में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। और आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में क्लास नंबर 28 देखने वाले हैं। और 1 से 2 क्लास यानी कि 30 क्लास कुल मिलाकर के आपको देखने को मिलेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में। और हम लोग लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी का कर रहे हैं जो है आपका केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए एक्चुअली ये मैंने वीडियो जो शूट किया था वो वीडियो ही डिलीट हो गई है, एप्लीकेशन में अपलोड नहीं हो पाई है। मतलब रेलवे साइंस के बैचेस में हुई लेकिन बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में अपलोड नहीं हो पाई है। तो इसलिए मैं फिर से ये आपका शूट कर रहा हूँ। और अच्छे क्वेश्चन कुछ मैंने ले भी लिए थे, मैंने आपको टेलीग्राम में भी डाला था। अगर आपने पढ़ा है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, करंट के बारे में, तो 2 सवाल आपके पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सरल सेल में कैथोड इलेक्ट्रोड यानी कि सबसे आसान सा ये एक सवाल, और यहाँ आपको ये दूसरा सवाल जो देखने को मिल रहा, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ये एक मॉडरेट स्टैंडर्ड का एक सवाल है। तो टफ स्टैंडर्ड के सवाल को हम लोग अभी इस क्लास में पूरा जब पढ़ लेंगे फिर डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये 2 सवाल आपको यहाँ दिख रहे हैं, इसके सवाल आप करेंगे और जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। दूसरा सवाल आपका दिया गया है कि इन अ सिंपल सेल या वोल्टेइक सेल के नाम से भी इसे जाना जाता है, जिंक प्लेट इज कोटेड विथ अ मरकरी अमलगम, क्यों ऐसा क्यों किया जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, इसका सही जवाब आप देंगे। तो चलिए भाई, बाकी ये सारे क्लासेस आपको देखिए अभी यहाँ पे मैंने यूट्यूब पे भी लगाए हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जिसमें 7 क्लासेस हुए हैं और एप्लीकेशन में हम लोग 28वां क्लास तक पहुंच चुके हैं। तो जो अगर एप्लीकेशन में पढ़ना चाहते हैं, एप्लीकेशन लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। फोकस स्टडी भी तभी प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये नंबर है। कोई डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं। मेनली इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले क्या है, तो देखिए एक इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड के बारे में देखेंगे और फिर कंप्लीट सेल के बारे पे हमें यहाँ देखना है। एक है आपका प्राइमरी सेल और एक है आपका सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल में सबसे पहले सिंपल सेल, ड्राई सेल, शुष्क सेल और लेक्लांसिस सेल के बारे में देखेंगे। और इधर हम लोग देखेंगे संचायक सेल यानी कि स्टोरेज सेल, जो 2 टाइप में देखेंगे, एक लेड स्टोरेज और एक लिथियम स्टोरेज सेल के बारे में। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखिए सबसे पहले समझिए, जिस प्रकार से आपने पढ़ा था क्या कि जो आपकी धारा है यानी कि क्या है आपकी करंट, यानी कि जब करंट के बारे में मैंने आपको बताया क्या है, समझ लीजिए ध्यानपूर्वक 3 चीजें। यानी कि करंट के जो इफेक्ट को, करंट के इफेक्ट की अगर मैं बात कर लूं, समझिएगा ध्यानपूर्वक, यानी कि करंट के प्रभाव की अगर हम लोग बात कर ले तो हम लोग 3 चीजों का अध्ययन किए हुए हैं। 3 किए हुए मतलब क्या, 2 चीज कर चुके हैं, आज तीसरा कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, आपको हीटिंग इफेक्ट देखा हम लोग। ठीक है, यानी करंट के कारण आपने जो ऊष्मा उत्पन्न होने की बात की, जिसको आपने देखा जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग, है ना, H=I²RT फॉर्मूला याद होगा, मैं यहाँ डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ। दूसरा आपने क्या देखा कि जब भी किसी भी वायर से जब करंट यहां से पास होती है तो इस करंट मतलब क्या, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, जब फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लगती है तो आपका क्या होता है, करंट उत्पन्न हो जाता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है भाई, चार्ज होता है। इस चार्ज के कारण क्या होता है, इसके चारों ओर क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है। यानी कि ये इतने दूर तक क्या है, इसका एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हाई वोल्टेज वायर के पास आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपके बॉडी में होता है आयरन और इस करंट के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। और जैसे इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप आए, आपके बॉडी में आयरन है तो ये आपको अपनी ओर खींच लेता है। यानी कि दूसरा आपने क्या पढ़ा सर, मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में देखा, है ना भाई। दूसरा आपने क्या देख लिया, मैग्नेटिक, यानी कि पूरा मैग्नेटिज्म यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। और आज तीसरा हम लोग देखने वाले हैं कि इस धारा के कारण क्या रासायनिक प्रभाव है ना, कि केमिकल इफेक्ट के बारे हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। यानी कि केमिकल में क्या बदलाव आएगा, यानी कि कुल मिलाकर के बात की जाए तो हम लोग सेल के बारे में यहाँ पे देखने वाले, जितने भी टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। पहले ये कंसेप्ट क्लियर हुआ भाई कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ चुके हैं और क्या चीज कैसे हो रही है, इफेक्ट समझ में आना चाहिए आपको। देखिए अब इस टॉपिक के नाम को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा तोड़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रभाव है, यानी कि यहाँ पे क्या है, इफेक्ट है। ठीक है भाई, यानी कि प्रभाव किसका, इफेक्ट किसका भाई, करंट का इफेक्ट। और ये करंट का इफेक्ट किस प्रकार का है, केमिकल। केमिकल कहने का मतलब क्या, रासायनिक विज्ञान से संबंधित है। रासायनिक विज्ञान कहने का मतलब क्या है भाई, केमिस्ट्री। क्लियर है भाई,
क्या है भाई? केमिस्ट्री है। यानी कि करंट का इफेक्ट आप केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं। चलिए, अब यहाँ पे एक बात को ध्यान रखिएगा, नोट डाउन करिएगा कि यहाँ जो आपको धारा लिखा गया है, यानी यहाँ पे जो करंट लिखा गया ना, तो इस धारा के लिए हम लोग इस केमिकल इफेक्ट में, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, इस धारा के लिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, इस धारा के लिए, इस धारा, क्योंकि आपको इस चैप्टर के दौरान फिर मैं कहीं करंट या फिर धारा की बात कहूंगा ही नहीं, मतलब ये शब्द ही इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो फिर आपको ऐसा फील नहीं आना चाहिए कि क्या हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी छोड़ चुके हैं। बिल्कुल नहीं, हम धारा के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो धारा के लिए रासायनिक प्रभाव में हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? इलेक्ट्रोड का प्रयोग करेंगे। क्या इस शब्द का इस्तेमाल सुनने को देखने को मिलेगा आपको? इलेक्ट्रोड शब्द सुनने को मिलेगा। ठीक है भाई, यानी कि जो यहाँ धारा कह रहे हैं ना, धारा कहने का मतलब यहाँ पे रासायनिक इफेक्ट में हम क्या कहेंगे? धारा के लिए कौन सा शब्द का इस्तेमाल होंगे, उसके जगह कौन सा चीज उपयोग किया जाएगा? इलेक्ट्रोड शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। चलिए, अब ये जो इलेक्ट्रोड देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रोड भी दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका कैथोड, हिंदी में कैथोड कहेंगे, और एक होता है आपका एनोड, हिंदी में हम इसको एनोड ही कहेंगे। जो आपका कैथोड होता है ये आपका नेगेटिव यानी कि ऋण आवेशित होता है। ये क्या होता है मेरे भाई? ऋण आवेशित होता है। और ये एनोड क्या होता है? ये आपका पॉजिटिव होता है, यानी ये क्या होता है? आपका धन आवेशित होता है। क्या होता है मेरे भाई? ये आपका धन आवेशित है। एकदम दिमाग में एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते चलिए, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से, सिंपल से मैं चीजों को एकदम समझाते हुए निकलूंगा भाई। ठीक है, यानी अभी आपको ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोड के जो टाइप्स हम लोग देख रहे होते हैं, इलेक्ट्रोड के दो टाइप्स हैं सर। दो टाइप्स में एक मैंने देख लिया कैथोड, और एक हो गया एनोड। एनोड एकदम दिमाग में फिट रखना है, पॉजिटिव होता है यानी कि धन आवेशित होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। नेगेटिव यानी कि ऋण आवेशित होता है आपका कैथोड। अब सुनिएगा, यहां मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, सेल। ठीक है, अब ये सेल क्या है? ध्यान से सुनिए, सेल क्या होता है? यानी कि जो आप देखिए, अभी मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपको बताया था कि एक आपका हायर पोटेंशियल और एक लोअर पोटेंशियल, ये जो है आपको, इसको हम क्या कहेंगे भाई? सेल कहेंगे। ठीक है, और बहुत सारे सेल जब आपस में मिल जाएंगे, जब बहुत सारे सेल आपस में इस प्रकार से मिल जाएंगे, तो आप इसको क्या नाम देते हैं? बैटरी का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये जो सेल है ना, इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा भाई। सेल क्या होता है? सेल ऊर्जा का स्रोत होता है। सेल क्या होता है? अगर मैं बोलूं तो सेल जो होता है ऊर्जा का स्रोत होता है। सेल क्या होता है? ऊर्जा का स्रोत होता है। यानी कि जो सेल है किसका सोर्स है? एनर्जी का सोर्स है। देखिए, मैं इसका नोट्स अपलोड कर दूंगा। मैं यहाँ हर एक चीज को लिख करके आज बताने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। सेल क्या है? ऊर्जा का स्रोत है, जो, ध्यान से सुनिएगा, ये क्या करता है? ऊर्जा का परिवर्तन करता है। ऊर्जा का क्या करता है? परिवर्तन करता है। या आप इसको बोल सकते हैं, ये क्या है? सेल क्या है? ऊर्जा का स्रोत और ऊर्जा परिवर्तक है। ऊर्जा परिवर्तक है, मतलब इसका मतलब क्या है इंग्लिश वाले? यानी ये ऊर्जा, ये एनर्जी का क्या करता है? ट्रांसफॉर्मेशन करता है। ये एनर्जी का क्या करता है? ट्रांसफॉर्मेशन करता है। ये एनर्जी का क्या करता है? ट्रांसफॉर्मेशन करता है। ये क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी ये क्या है? आपका सोर्स ऑफ एनर्जी है। मतलब मुझे ये समझ में आ गया सर, सेल जब मैं कह रहा हूं तो सेल क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा का स्रोत होता है, और ये क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का काम करती है, यानी कि ये ऊर्जा परिवर्तक है। अब ये एनर्जी जो ट्रांसफॉर्मेशन का आप जो बात कर रहे हैं, ये किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? तो सेल, यानी कि सेल में क्या है? बहुत सारे केमिकल चीजें उपस्थित है। तो सेल क्या करता है? केमिकल एनर्जी को, ध्यान से सुनिएगा, केमिकल यानी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यानी किसमें भाई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें भाई मेरे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है? परिवर्तित करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है? परिवर्तित करता है। समझ में आ गया? सेल के 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं भाई। ये किस एनर्जी को किस फॉर्म में बदलेगा भाई? इलेक्ट्रिकल को केमिकल में। सुनिए, मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रिकल को केमिकल में। ये अभी आगे आपको मिलेगा, इसलिए मैंने ये शब्द का चयन किया है। तो सेल किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? जो आपकी केमिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसको अब ऐसा समझिए, जैसे कि ये आपके पास कोई एक बैटरी है भाई, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट। इसके अंदर क्या? बहुत सारे केमिकल
सब्सटेंसेस उपस्थित है। अब इसको जैसे ही आप सर्किट के साथ कनेक्ट करते हैं तो इस सर्किट में क्या होता है, करंट फ्लो करने लगता है भाई, यानी ये एनर्जी प्रोड्यूस कर दिया, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट का फ्लो हो देखने को मिलता है। तो हुआ क्या यहाँ पे, तो ये जो केमिकल यहाँ उपस्थित है, ये केमिकल जो इस केमिकल के पास क्या है, केमिकल एनर्जी है, तो अब ये केमिकल एनर्जी किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, इलेक्ट्रिकल में, यानी कि विद्युत ऊर्जा में। समझ में आ गया? बिल्कुल सर। यानी 3 पॉइंट आपको याद रखना है सेल के बारे में। सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है आपको, ये क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, यानी कि एनर्जी यानी ऊर्जा का स्रोत होता है, और ये एनर्जी को क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है, यानी ये ऊर्जा परिवर्तक है। और तीसरा पॉइंट मैंने बताया, ये किस एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है, कौन, सेल। कुल मिलाकर के सर अभी आपने क्या पढ़ा सर, आपने ये पढ़ा कि जो आपका इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इलेक्ट्रोड यानी कि धारा के रासायनिक प्रभाव, यानी कि केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट में जो धारा है आपकी, जो आपकी धारा है ना मेरे भाई, ये जो आप धारा देख रहे हैं, इस धारा को रासायनिक प्रभाव में हम लोग क्या कह रहे हैं, या इस धारा के लिए क्या प्रयोग कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड का प्रयोग कर रहे हैं। और ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका कैथोड और एक होता है आपका एनोड। कैथोड कैसा होता है, धन आवेशित या ऋण आवेशित, तो आप क्या कहेंगे, हमेशा कैथोड क्या मिलेगा आपको। अभी मैं आपको बताऊंगा, जितने भी सेल के बारे पढ़ेंगे उसमें कैथोड और इलेक्ट्रोड होंगे, तो उसको एकदम दिमाग में फिट कर लेना है। तो कैथोड अगर है तो वो क्या होगा भाई, कैसा आवेशित चार्ज होगा, वो नेगेटिव होगा, और जो एनोड होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यहां तक चीजें क्लियर है, पहले हमें ये बताइएगा। चलिए भाई, अब इसके बाद मैंने बताया सेल के बारे में। तो सेल क्या है, एनर्जी का सोर्स है, ठीक है, यानी ऊर्जा का क्या है भाई, स्रोत होता है, और ये एक ऊर्जा परिवर्तक का काम करता है, यानी कि एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्योंकि एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ऑल्थो इट में चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ही, ना ही नष्ट किया जा सकता, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, इसको परिवर्तन किया जा सकता है। अब आगे हम लोग अगर देखना चाहें, जो सेल है, सेल के टाइप्स को अगर हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, जो सेल के टाइप्स में अगर बात किया जाए, तो सेल के टाइप्स में हम देखेंगे कि 2 प्रकार के सेल आपको देखने को मिलेगा। एक आपको देखने को मिलेगा प्राइमरी सेल कहेंगे, जिसे आप हिंदी में कहते हैं प्राथमिक, ठीक है ना, प्राथमिक सेल। और एक होगा आपका सेकेंडरी सेल, एक होगा आपका सेकेंडरी सेल, यानी कि द्वितीयक सेल। बताइए कोई दिक्कत है आपको समझने में, यहां तक तो समझाइएगा हमें। कोई दिक्कत नहीं है सर। यानी 2 प्रकार के सेल है, एक है आपका प्राइमरी सेल और एक है आपका सेकेंडरी सेल। सबसे पहले प्राइमरी सेल को समझते हैं, यानी कि प्राथमिक सेल की अगर हम लोग बात कर ले, तो ध्यान पूर्वक से 2 पॉइंट आपको केवल याद रखना है। जो आपका प्राइमरी सेल जो होता है ना, पहला पॉइंट आपको याद रखना, क्या ये क्या करती है, जो आपकी केमिकल एनर्जी होती है, ठीक है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है। यानी कि हिंदी में मैं अगर कह दूं तो रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है मेरे भाई, रासायनिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करती है। पहला पॉइंट क्लियर और नॉट क्लियर है सर। चलिए साहब दूसरे पॉइंट पे अब हम लोग आ जाते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। प्राइमरी सेल जो है आपका, ये क्या होता है, ये चार्जेबल नहीं होता है, यानी कि इसको आप दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। जैसे क्या इसका मतलब है, मैं पहले इसको लिख दे रहा हूं, दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं, दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं, मतलब वन टाइम यूज है ये आपका, यानी लिखो फेंको। मतलब आप जैसे आपके मोबाइल में जो बैटरी लगी हुई है, तो बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद क्या आप उस मोबाइल को फेंक देते हैं, या उस बैटरी को चेंज नया बैटरी लगा देते हैं? नहीं, फिर उसको क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। इट मीन्स मोबाइल का जो बैटरी क्या वो प्राइमरी सेल है? नहीं सर, वो तो प्राइमरी सेल नहीं होगा, क्योंकि प्राइमरी सेल के 2 प्रॉपर्टीज मैंने आपके साथ डिस्कशन की है, जिसमें से एक डिस्कशन मैंने किया कि ये दोबारा चार्ज नहीं हो सकते हैं। और प्राइमरी सेल में एक है आपका केमिकल एनर्जी, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है सर, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे यहाँ पर डिस्कशन करने वाले होंगे सेकेंडरी सेल के बारे में। तो यहाँ पर भी सेकेंडरी सेल में 2 पॉइंट हम लोग डिस्कशन करेंगे। सेकेंडरी सेल जो होता है ये क्या करता है, अच्छा इसके एग्जाम्पल को अगर मैं आपके साथ डिस्कशन कर दूं, चलिए इसके एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखा देता हूं। तीसरा पॉइंट में इसके एग्जाम्पल को मैं लिख देता हूं, एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो एक हो गया आपका सरल सेल, यानी इंग्लिश में इसको मैं क्या लिखूंगा भाई, सिंपल सेल, ठीक है साहब। एक हो जाएगा आपका ड्राई सेल, यानी कि एक हो गया आपका शुष्क सेल। ये सब हम लोग अभी देखने वाले हैं, शुष्क सेल।
और तीसरा सेल है आपका लेक्लांसिस, ठीक है ना, लेक्लांसे, LECHLENSSE, ठीक है, स्पेलिंग आप देख लेंगे, लेक्लांसिस सेल। चलिए ठीक है साहब, इसके एग्जाम्पल, यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि सरल सेल कैसा है, प्राथमिक या सेकेंडरी, ड्राई सेल कैसा है, लेक्लांसिस सेल कैसा है, तो ये तीनों प्राइमरी सेल के एग्जाम्पल है। इट मीन्स क्या, जो सरल सेल, जो सिंपल सेल है, इसको क्या कर सकते हैं, दोबारा चार्ज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं सर। ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करेगा। सेम शुष्क सेल भी दोबारा चार्जेबल नहीं हो सकता है, लेक्लांसिस सेल भी नहीं हो सकता है। लेकिन जो द्वितीयक सेल की जब हम बात करते हैं, जो द्वितीयक सेल है, ये काम क्या करता है, ये आपका केमिकल एनर्जी को, ठीक है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है, और वाइज वर्सा, यानी क्या, फिर से ये विद्युत को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आया, नहीं आया? अब ऐसा समझिएगा, जैसे कि ये आपके मोबाइल की बैटरी है, ये ठीक है भाई, ये मोबाइल की क्या है भाई, बैटरी है, ठीक है। अब ये मोबाइल की बैटरी है, तो इसके अंदर क्या केमिकल सब्सटेंस उपस्थित होगी। अब जैसे ही मोबाइल के अंदर आप इस मोबाइल के बैटरी को लगेंगे तो क्लोज सर्किट हो गया है, तब आपका मोबाइल का क्या है भाई, लाइट ऑन होगा। अदरवाइज आप मोबाइल का लाइट ऑन, यानी कि क्या है, इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो गया। यानी कि क्या, आप देखें यहां से, आप क्या देखें, केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन देख लिए, केमिकल का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन देख लिया। अब जैसे मोबाइल का जो बैटरी है ना भाई, डिस्चार्ज हो गया, अब ठीक है, अब डिस्चार्ज हो गया, तो अब आपने इसमें क्या क्या है, पिनअप कर दिया है चार्जेस, ये क्या बोलते हैं, अडेप्टर से, यानी कि चार्ज कर दिया। तो अब ये यहां से क्या गया भाई, करंट फ्लो किया, करंट क्या किया है, इस केमिकल सब्सटेंस को फिर से क्या कर दिया, वहां पे उसको एनर्जी दे दिया। यानी कि क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर किसमें कन्वर्ट कर गया आपका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट कर गया आपका, केमिकल एनर्जी में, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर किसमें कन्वर्ट हो गया आपका, केमिकल एनर्जी में। यानी यहां पे सेकेंडरी सेल की आपको खासियत क्या समझ में आई, कि ये केमिकल को इलेक्ट्रिकल में भी कन्वर्ट करती है और इलेक्ट्रिकल को केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट करती है। मतलब ऐसे समझिए ना सर, आपने जब देखा कि आपका मोबाइल, ठीक है, जब 0% हो गया है, यानी कि इसके अंदर जो केमिकल एनर्जी है भाई, वो तो खत्म हो चुकी है। और अगर ये खत्म हो चुकी है, तो जिसके कारण आप मोबाइल यूज कर रहे थे, या फिर ऐसा समझिए मोबाइल में जो लाइट जल रही थी, वो लाइट जलना बंद हो गया, इलेक्ट्रिक सप्लाई खत्म हो गया। तब आपने इसको क्या किया, एडेप्टर में कनेक्ट किया, स्विच में कनेक्ट किया। स्विच जैसे ही दिया तो इसके अंदर क्या फ्लो करने लग गया भाई, करंट फ्लो करने लग गया, यानी कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आने लग गया। अब जैसे आने लगा तो 1% देखे, फिर आपने 2% देखा बैटरी, यानी अब ये एनर्जी आ रहा किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में आ रहा, लेकिन इसमें क्या फॉर्म में स्टोर हो रहा है, केमिकल। यानी केमिकल का कन्वर्जन क्या चीज में, सॉरी, इलेक्ट्रिकल का कन्वर्जन किस में, केमिकल में। और ये फिर जैसे चार्ज हो गया तो इस केमिकल का यूज फिर किस में कर रहे हैं आप, इलेक्ट्रिकल में। लाइट यूज हो गया, साउंड आ रहा है मोबाइल में, अब आपको गाना वाना सुन पा रहे हैं, समझ में आया। तो सेकेंडरी सेल जो है वो क्या करता है, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रिकल को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है, ठीक है सर। यानी ये वाइज वर्जा का काम कर रहा है। तो इसके एग्जाम्पल को आपको याद रखना है। तो चलिए इसकी एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात कर लें सेकेंड नंबर में, तो आपको याद रखना है जो इसका एग्जाम्पल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग कहते हैं संचायक सेल, ठीक है। ये आई थिंक मैंने लिखा भी होगा यहाँ पे आपके रिवीजन के लिए, देख सकते हैं, स्टोरेज सेल जिसको कहते हैं, ठीक है ना, संचायक सेल, यानी कि इसलिए तो नाम भी रखा गया भाई संचायक सेल, यानी कि स्टोरेज, ये स्टोरेज का काम कर रहा है, क्योंकि ये फिर से दोबारा ये क्या है भाई, चार्जेबल होता है। सेकेंडरी सेल क्या होता है, ये आपका, चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये चार्जेबल होता है। पहले दूसरा पॉइंट आपको मैं याद करा दूं, ये क्या होता है, ये चार्जेबल होता है, ठीक है ना, चार्जेबल होता है, यानी कि इसको आप दोबारा चार्ज कर सकते हैं, दोबारा चार्ज कर सकते हैं। तो आप जितने भी बैटरी को दोबारा, अच्छा एक बात बताइए, जो आप घर में जो आपकी घड़ी होगी, ठीक है ना, उसमें जो आप बैटरी का यूज कर रहे होते हैं, ठीक, उस बैटरी के खत्म होने के बाद आप फिर से एवरीडे निप्पो वगैरह का कोई ना कोई बैटरी ला करके लगाते हैं क्या, दोबारा उसको चार्ज में लगाते नहीं। लेकिन मोबाइल का बैटरी हो, कैलकुलेटर का बैटरी हो, वॉच की जो बैटरी आती है ना, उसको आप क्या करते हैं, चार्जेबल होती है वो, यानी वो क्या होती है, आपकी सेकेंडरी सेल होती है। तो उसका एग्जाम्पल मैं अब आपको यहाँ पे बता दे रहा हूं। मैंने बताया जैसे अभी आपको, वो क्या है आपका स्टोरेज सेल, यानी जिसको हम क्या कहते हैं भाई, संचायक, ठीक है मेरे भाई, संचायक सेल कहते हैं, ठीक है। और ये जो आपका संचायक सेल है, फिर फर्दर हम इसको दो भाग में पढ़ेंगे। एक होगा आपका लेड स्टोरेज सेल, ठीक है, लेड स्टोरेज सेल, और एक होगा आपका लिथियम स्टोरेज सेल, ठीक है भाई, एक होगा आपका लिथियम स्टोरेज सेल।
तो अब आपको यहाँ पे मैं आगे पूरा डिटेल जब हम लोग पढ़ेंगे स्टोरेज सेल के बारे में, तो उसमें लेड स्टोरेज को भी देखेंगे, लिथियम स्टोरेज सेल को भी देखेंगे। उसके बाद आज सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्या पढ़ना, सरल सेल के बारे में आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। फिर ड्राई सेल, लेक्लांसिस सेल एक साथ होगा, और उसके बाद स्टोरेज सेल एक साथ, यानी 3 क्लास अभी आपको लगेगा इस चैप्टर में रासायनिक इफेक्ट में। तो बताइए यहाँ तक आपको पहले समझ में आया सेल के 2 टाइप्स होते हैं। चले यहाँ पे आ जाइए, इलेक्ट्रोड क्या है भाई चलिए यहाँ से धारा के रासायनिक प्रभाव में मैंने बताया कि केमिकल इफेक्ट में हम जो धारा है उसके जगह क्या उपयोग करेंगे, इलेक्ट्रोड का उपयोग करेंगे। इलेक्ट्रोड 2 प्रकार के, कैथोड और एनोड। कैथोड में नेगेटिव चार्ज, एनोड में पॉजिटिव चार्ज होता है। ऋण आवेशित होगा आपका कैथोड और एनोड आपका धन आवेशित होगा। सेल क्या होता है, एनर्जी का सोर्स होता है, यानी कि ऊर्जा का क्या होता है भाई, स्रोत होता है, जो क्या करता है, ऊर्जा का परिवर्तन करने का कार्य करता है, यानी कि ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है। किस फॉर्म में तो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने का काम करता है। यहां तक तो ठीक है सर। अब सेल के टाइप में मैंने देखा 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेल और एक होता है आपका सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल की खासियत ये होती है कि ये केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है, और ये चार्जेबल नहीं होता है, यानी कि इसका हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। और सरल सेल, सिंपल सेल, ड्राई सेल, शुष्क सेल, लेक्लांसिस सेल इसके एग्जाम्पल होते हैं। और द्वितीय सेल की बात करिए, सेकेंडरी सेल, तो ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में भी कन्वर्ट कर देती है, और फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, यानी कि केमिकल को इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल को क्या करती है, केमिकल, यानी वाइस वर्सा एनर्जी का ये क्या कर सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन करने का कार्य करती है। कौन, सेकेंडरी सेल। दूसरा, ये आपका चार्जेबल होता है, दोबारा चार्ज कर सकते हैं, तो जितनी भी बैटरी को आप चार्ज कर सकते हैं वो कैसा होगा, किसके अंदर आएगा, सेकेंडरी सेल के तहत आएगा। लेकिन अब ये ध्यान रखना भाई, घर के अंदर जो आप बैटरी यूज कर रहे हो ना, उसको अब चार्जेबल है, तो वो अब कौन सा चार्जेबल, यानी कि जो स्टोरेज सेल, यानी कि सेकेंडरी सेल में, यानी कि स्टोरेज सेल है, तो स्टोरेज सेल में कौन है, वो लेड है या लिथियम, ये सब हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो इसके 2 टाइप देखेंगे, लेड स्टोरेज सेल और एक लिथियम स्टोरेज सेल। अब सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले होंगे सरल सेल के बारे में। यहां तक चीजें क्लियर है, स्मूथ वे में बताइएगा। चलिए साहब, यहां तक तो आपको क्लियर होगा। अब यहां तक देखिए, ये सारी चीजें हमने इलेक्ट्रिसिटी में आपको बहुत सारी चीजें, खैर इधर हटाइए, पढ़ाए हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं क्या, सबसे पहले यहाँ पे अभी हम लोग देखने वाले, डिस्कशन करने वाले सरल सेल के बारे में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सरल सेल। देखिए इसका एक और नाम आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, मैं आपको बताता हूं क्यों वो नाम यूज किया जाता है, सरल सेल, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में कह ले तो सिंपल सेल, ठीक है मेरे भाई, सिंपल सेल। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में, बताइएगा। इसका एक और नाम आपको देखने को मिलता है, वोल्टेई सेल कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, वोल्टेई सेल, इंग्लिश में भी भाई वोल्टेई सेल ही कहेंगे हम लोग, ठीक है ना। क्या, अब इसका नाम कैसे पड़ा, यहाँ पे सुन लीजिए। सेल का सबसे पहले जो खोज हुआ, सुनिएगा ध्यान से, जो सेल है, सेल का सबसे पहले जो खोज हुआ किसने किया था, उस खोजकर्ता व्यक्ति का जो नाम है आलेसांद्रो वोल्टा, ठीक है। उनका नाम क्या है, आलेसांद्रो वोल्टा, ठीक है, आलेसांद्रो वोल्टा। तो इन्हीं के नाम पर, वोल्टा के नाम पर ही वोल्टेज सेल इनको कह दिया गया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है तो भैया बताइएगा पहले, ठीक है सर, ठीक है सर। अब समझिएगा, मैं डायग्राम, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो मैं अभी आपके साथ डायग्राम डिस्कशन करने वाला हूं। पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी डायग्राम में मैं आपका क्लियर कर दूंगा, जितने भी टिपिकल से टफेस्ट सवाल बनने वाले होंगे, ठीक है। तो चलिए सरल सेल और सिंपल सेल को भी हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे भाई, यानी एक बर्तन लेंगे, ठीक है। ये जो है आपके पास एक मैंने बर्तन ले लिया है, ठीक है, ये आपके पास एक बर्तन है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, देखिए क्या क्या सवाल पूछा जाएगा, ध्यान से समझिएगा। इस बीकर के अंदर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस बीकर के अंदर सबसे पहले मैं एक एसिड डाल दे रहा हूँ, ठीक है। इस एसिड का नाम आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, कौन सा एसिड है भाई, ठीक है भाई, ये कौन सा एसिड है, ये कौन सा एसिड है मेरे भाई, कौन सा एसिड है ये, तो ये एसिड है आपका H2SO4। लेकिन इतना में ही आपको नहीं रुकना भाई, यहाँ पे क्या ये कंसंट्रेटेड H2SO4 है या फिर डाइल्यूटेड H2SO4 है। चलिए पहले इसके 2 शब्द का मतलब पहले समझिए। एक होता है आपका कंसंट्रेटेड, यानी कि सांद्र अम्ल, ठीक है, और एक होता है आपका डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड यानी कि तनु अम्ल। इसका मतलब क्या है समझिएगा, पहले इसको समझ लीजिए। देखिए कोई भी चीज को भाई एकदम अच्छे से समझिए, मेरा तो मतलब एक ही है भाई, सिंपल से, कोई शब्द आ गया अगर नई चीज है तो उसको समझना है हमें।
क्या है भाई, कंसंट्रेटेड है, शब्द समझिएगा क्या लिखा गया, कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड, ट्रेटेड। तो भाई आपकी स्टडी कैसी होनी चाहिए, फुल्ली कंसंट्रेटेड होनी चाहिए। मतलब जब आप स्टडी कर रहे हैं तो फुल्ली कंसंट्रेशन किस पे होना चाहिए, स्टडी पे, यानी 100% क्या होना चाहिए आपका, कंसंट्रेशन स्टडी। ना कोई रील देखना है, ना कोई शॉर्ट्स देखना है, ना कोई मूवी देखनी है, ना कोई सॉन्ग सुनना है, किसी के बारे में मुझे नहीं सोचना है यहाँ पर, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है, कंसंट्रेटेड स्टडी होनी चाहिए। तो अम्ल में भी जब हम बात कर रहे होंगे कंसंट्रेटेड अम्ल या फिर कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है ना, कंसंट्रेटेड अम्ल या कंसंट्रेटेड या एसिड यानी कि सांद्र अम्ल, इसका मतलब यहां पर जो अम्ल है 100% अम्ल है, यानी कि प्योर, आप लिख सकते हैं प्योर एसिड है ये, यानी कि क्या है, ये शुद्ध अम्ल है, शुद्ध अम्ल है। इसका मतलब इस तरह का से समझिए कि जब आप दूध पी रहे होते हैं तो उस दूध में भाई पानी नहीं है, यानी कि आप क्या पी रहे हैं, तब आप बोलेंगे मैं कंसंट्रेटेड दूध पी रहा हूं, कंसंट्रेटेड मिल्क पी रहा हूं। कोई दिक्कत है यहां तक, कोई भी दिक्कत बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आ जाइए यहाँ पे, इसका मतलब अगर मैं लिख रहा हूं इस प्रकार से कंसंट्रेटेड H2SO4, इसका मतलब कि भाई ये जो कंसंट्रेटेड H2SO4 जो एसिड है, इसमें 100% केवल और केवल क्या है, एसिड ही है, यानी कौन सा एसिड, H2SO4 एसिड है। और अगर मैं यहां लिख रहा हूं डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड यानी क्या भाई, तनु, तो यहां पे एक शब्द आपको देखिए मिल रहा है डाई, डाई 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 मतलब क्या होता है, दो, यहां पे दो, डाई का मतलब क्या है भाई, दो, यानी कि कंसंट, अगर यहां पे मैं लिखूं डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड एसिड, इसका मतलब भाई, इसका मतलब यहां पे साफ साफ है कि डाइल्यूटेड एसिड में दो चीज है, एक तो एसिड है और साथ के साथ एक क्या है, पानी है, यानी कि दो चीज है तो मिलावट है। यानी कि अगर मैं बोल दूं मैं जो पी रहा हूं भाई डाइल्यूटेड दूध, पीते तो आप लोग डाइल्यूटेड दूध ही है ना, दूध के साथ पानी होता ही है, तो हमेशा याद रखिएगा दूध नहीं बोलना आपको, आप क्या पी रहे हैं, डाइल्यूटेड मिल्क पी रहे हैं, ठीक है, दो चीज है उसमें, दूध भी है पानी है। तो हम लोग समझ में आ गया, अगर मैं अब लिखूं डाइल्यूटेड H2SO4, इट मीन्स क्या है, यहां पर H2SO4 एसिड के साथ क्या क्या है आपका, वाटर भी है। क्लियर, क्लियर हुआ, यानी कि ये दो शब्द पहले समझ में आया। डाइल्यूटेड मतलब क्या है ये भाई, इसमें क्या है आपका, एसिड प्लस वाटर है, एसिड प्लस वाटर है। तो कंसंट्रेटेड डाइल्यूटेड का मतलब क्लियर हो गया। चलिए, तो यहां पर क्या इस्तेमाल होगा, तो ये आपका सवाल है, ये सारी चीजें देखिए, मैं यहाँ ऐसा ही डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ भाई, एसिड बेस सॉल्ट भी आपको तो पढ़ना है, तो वहां मैंने आपको बताया। तो देखिए यहां पे क्या यूज करना है आपको, डाइल्यूटेड H2SO4 यूज करना है, यहाँ पे क्या यूज करना है आपको, डाइल्यूटेड H2SO4 इस्तेमाल करना है। इट मीन्स डाइल्यूटेड H2SO4 का मतलब क्या है, एसिड विथ वाटर है, एसिड विथ वाटर, यानी क्या है भाई, एसिड में कौन सा, H2SO4 होगा प्लस वाटर इसमें आपका होगा मिला हुआ। यानी इस बीकर के अंदर, अच्छा ये बर्तन जो आप लिए ना, ये बर्तन किसका होगा, तो ये भी आपका सवाल पूछा जाएगा, तो ये कांच का बर्तन होगा, ठीक है भाई, ये बर्तन किस चीज का होगा, ये सारे के सारे आपके सवाल है किस चीज का होगा भाई, तो कांच के बर्तन होंगे। कांच के बर्तन में जो आप एसिड ले रहे हैं वो कैसा है भाई, तनु, यानी कि डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड को हिंदी में क्या कहेंगे भाई, तनु H2SO4, ठीक है, तनु H2SO4 लेंगे हम लोग। यहां तक कोई दिक्कत है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड प्लेट लेने वाले हैं, इस प्रकार से मैंने दो इलेक्ट्रोड प्लेट ले लिया, एक ये हो गया और एक मैं अभी आपको और इलेक्ट्रोड प्लेट एक और लेकर दिखाऊंगा, ये हो गया आपका दूसरा इलेक्ट्रोड प्लेट, ठीक है। यानी ये क्या है, पहले भाई हमें ये बताइएगा, ये क्या है आपका, इलेक्ट्रोड प्लेट है, ये क्या है आपका, इलेक्ट्रोड प्लेट है, ये क्या है मेरे भाई, इलेक्ट्रोड प्लेट है, ठीक है। इलेक्ट्रोड क्या होता है भाई, केमिकल इफेक्ट में धारा होती है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे ही जस्ट लिख रहा हूं यहाँ सामने, ताकि आपको सारी चीजें एक जगह दिखे। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो है आपका, ये जो प्लेट है इलेक्ट्रोड प्लेट, ये आपका जिंक का है, ठीक है, ये क्या है, जिंक प्लेट, ठीक है, ये क्या है आपका, जिंक प्लेट है। और ये क्या है आपका, कॉपर का प्लेट है। यानी कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये किसका है भाई, बना हुआ कॉपर का बना हुआ है, और ये इलेक्ट्रोड जिंक का बना हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट मैं लिख रहा हूं, इसको ध्यान से रखना है भाई। यानी कि मैंने अभी आपको क्या बताया भाई, दो इलेक्ट्रोड प्लेट मैंने लिया, एक जिंक का एक कॉपर का, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल नहीं सर। तो
तो अब आपको मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रोड होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कैथोड और एक एनोड। तो आप इसमें कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन कैथोड होगा और कौन एनोड होगा? तो मैंने आपको बताया था जो कैथोड होता है, ठीक है, वो क्या होता है, आपका नेगेटिव होता है, और जो आपकी एनोड होती है वो आपकी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे मैं कैसे पता करूँ कि जिंक पॉजिटिव है या फिर कॉपर पॉजिटिव है, जिंक नेगेटिव है या कॉपर नेगेटिव, मैं कैसे पता करूँ? अभी मैं आपको बताऊंगा, विथ रिएक्शन दिखलाऊंगा कि क्यों जिंक के ऊपर नेगेटिव और कॉपर के ऊपर क्यों पॉजिटिव। तो अभी बस अभी याद करिए, मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो यहाँ तो आपको याद नहीं करना है, कैथोड का मतलब क्या होता है, नेगेटिव, ऋण आवेशित होता है ना भाई कैथोड का मतलब, और एनोड का मतलब पॉजिटिव। तो ये दिमाग में बैठा लीजिए, एकदम याद कर लीजिए, चाहे जो भी कर लीजिए। कोई भी बैटरी या सॉरी कोई भी सेल जब आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें जो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया जाएगा, उस इलेक्ट्रोड में जो कैथोड होगा वो किसका बना होगा? तो वो हमेशा याद रखिएगा, वो जस्ता का यानी कि जिंक का बना होगा, यानी कि जिंक प्लेट का बना होगा। और जो एनोड होगा वो कॉपर प्लेट का बना होगा। ये आपके एग्जामिनेशन में कई बार आपके पूछे गए हैं भाई, ठीक है। यानी कि जो जिंक प्लेट है वो क्या है, आपका कैथोड होगा, ठीक है, कैथोड होगा। कैथोड होगा इट मीन्स क्या होगा भाई, नेगेटिव होगा, इसके ऊपर ऋण आवेशित होगा, कोई दिक्कत नहीं। और जो कॉपर होगा वो क्या होगा, आपका एनोड होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव प्लेट होगा, यानी कि धन आवेशित होगा। यहां तक जो जो सवाल आपके बनेंगे मैं आपको एक बार फिर से दोहरा रहा हूं। सबसे पहला सवाल, वोल्टेइक सेल कहने का मतलब क्या है भाई, सरल सेल से ही है, क्लियर है, ठीक है सर। सेल की खोज किसने की थी सर, अलेसांद्रो वोल्टा ने किया था, इन्हीं के नाम पर ही वोल्टेइक सेल कह दिया गया है। अब सरल सेल का यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाया है, इससे बहुत सारे सवाल आपके पूछे जाएंगे और ये आपके सारे सवालों का जवाब यहाँ पे मिल रहा होगा, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा, समझते भी चलिएगा। देखिए सबसे पहले हम जो बर्तन लेंगे वो किस चीज का बना होना चाहिए भाई, कांच का बर्तन होना चाहिए। इसके अंदर जो हम एसिड लिए वो एसिड कौन सी, H2SO4, और वो डाइल्यूटेड होनी चाहिए, यानी कि तनु होनी चाहिए। डाइल्यूटेड का मतलब फिर क्या है, 100% एसिड नहीं है, कंसंट्रेटेड मतलब 100%, यानी इसके साथ एसिड के साथ तो वाटर भी होगा, यानी यहाँ पे क्या है भाई, वाटर भी है एसिड के साथ, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। चलिए इसके बाद मैंने बताया कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, यानी कि दो इलेक्ट्रोड होगा, एक कैथोड और एक एनोड होगा। तो कैथोड और एनोड जो ले रहे हैं हम लोग सर, यहाँ पे जो कैथोड नेगेटिव होता है ऋण आवेशित, और एनोड क्या होता है, धन आवेशित होता है सर। तो यहाँ पे जो कैथोड, हमेशा ही सेल में आपको याद रखना, जो कैथोड होगा वो कौन सा प्लेट होगा भाई, जिंक का बना हुआ प्लेट होगा, जस्ता का प्लेट क्या होगा, कैथोड होगा, और जो कॉपर का प्लेट होगा वो एनोड होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या है, कोई दुख दर्द है तो पहले मेरे साथ डिस्कशन करिएगा, क्योंकि अब क्या होगा, आपको कुछ रिएक्शन में दिखलाने वाला हूं, सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो अब रिएक्शन से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। मैं बहुत डेप्थ तक लेकर के चले जाऊंगा, आपको एहसास तक नहीं होगा, इतना आसान लगने लगेगा आपको सारी चीजें। क्योंकि भाई अब आप इस इलेक्ट्रोड को, यानी कि इस जिंक को जैसे ही, इस जिंक प्लेट को जैसे ही इस एसिड के अंदर आपने डाल दिया है, तो अब तो रिएक्शन देखने को बनता है भाई, बताइए बनता है कि नहीं, रिएक्शन तो देखने को बनेगा ही, बिल्कुल बनेगा सर, और क्यों ना बने भाई, बिल्कुल बनना भी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो क्या होता है आप देखिएगा, अब ये जो डाइल्यूटेड H2SO4 जो है ना, इस जिंक के प्लेट के साथ आपको रिएक्शन में दिखाता हूं, ठीक है। तो देखिए जो H2SO4 है, अच्छा एक चीज, ये तो मैंने आपको समझा दिया, तनु डाइल्यूटेड का मतलब क्या होता है ये आप समझ चुके हैं, यानी कि इसका मतलब ये समझिए कि जो यहाँ मैंने लिया है डाइल्यूटेड H2SO4, चलिए इसका मैं रिएक्शन लिखते चलता हूँ। डाइल्यूटेड H2SO4 का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है यहाँ, इसका मतलब ये है कि एसिड H2SO4 एसिड हो गया आपका, ठीक है, इसके साथ क्या है, विथ वाटर है, यानी H2O है, यानी ये क्या है भाई, वाटर, यानी कि जल है। तो अब यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिलेगा, दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन देखने को क्या मिलेगा, तो एक मिलेगा H2++ यानी हाइड्रोजन गैस प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है। तो भाई यानी इस रिएक्शन में क्या क्या मिल रहा है आपको देखने को, समझ में आ रहा है आपको, हाइड्रोजन गैस है एक H++ फॉर्म में, और एक है आपका SO4 माइनस माइनस। ध्यानपूर्वक समझिएगा भाई, एकदम मैं इतना डेप्थ में कोई नहीं समझाएगा आपको, यकीन के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों को ये कंसेप्ट ही क्लियर नहीं रहता। तो अब ये होगा क्या, ये जो जिंक आप देख रहे हैं ना, ये जो जिंक को देख रहे हैं, ये जिंक क्या करेगा, इस SO4 माइनस के साथ रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको रिएक्शन करवाता हूँ, अब ध्यान से देखिएगा। तो ये आपका पहला रिएक्शन
क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। चलिए अब दूसरे रिएक्शन को बताता हूँ। तो हुआ क्या, यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस आ गया आपका और SO4 माइनस आ गया है बर्तन, कांच के बर्तन के अंदर। तो जो जिंक यानी कि जिंक प्लेट जो है, जो जिंक प्लेट इलेक्ट्रोड जो है यानी कि कैथोड प्लेट की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो उपस्थित जो जिंक है वो जिंक क्या करेगा, ध्यान से सुनिएगा, वो जिंक क्या करेगा, इस SO4 माइनस के साथ रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, और अभी आपको जवाब मिलेगा कि क्यों जिंक प्लेट नेगेटिव यानी कि कौन सा इलेक्ट्रोड भाई, कैथोड। इसका जवाब मैं अभी आपको देने वाला हूं, सुनिएगा। तो ये जो जिंक है ना, ये जो जिंक प्लेट आपने जो एज ए इलेक्ट्रोड आपने इस्तेमाल किया है, अब इसको मैंने कैथोड क्यों कहा वो सुनिएगा, क्योंकि ये जिंक क्या करता है, SO4 माइनस के साथ रिएक्शन कर लेगा। तो क्या बनाएगा आपको बाई प्रोडक्ट, ZnSO4, ठीक है भाई, प्लस जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकाल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है भाई, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसीलिए जो जिंक प्लेट है इसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। यानी नेगेटिव चार्ज कहने का मतलब क्या है, कैथोड। समझ में अब आ गया, जवाब मिल गया, क्योंकि मैंने यहां लिखा था भाई जो कैथोड है वो नेगेटिव होता है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और नेगेटिव चार्ज यानी कि जो सेल होगा उसमें कौन सा प्लेट होगा, वो जिंक प्लेट होगा। तो वो जिंक प्लेट क्यों होगा, अब आपको जवाब मिल गया। जिंक प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाने का कारण क्या है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा होता है SO4 माइनस के साथ रिएक्ट। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हो, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज है भाई, नेगेटिव चार्ज है। इसलिए जिंक की प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। ठीक है, दूसरा रिएक्शन हो गया। चलिए अब तीसरे रिएक्शन की अब हम लोग बात करते हैं भाई। यहां हम लोग स्पेस ले रहे हैं थोड़ा सा, इन सारी यहां मैंने देखिए बहुत चीज़ों को सिस्टमेटिक में बहुत चीज़ें पढ़ाया और मैं इसको हटाना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि ये सब बहुत चीज़ें रिवीजन के समय काम आएगी आपको। ठीक है ना, चलिए तीसरा रिएक्शन अब हम लोग देखते हैं। अब आपका एक और तो प्लेट है ना, एक और आपका प्लेट क्या है भाई, ये कॉपर प्लेट है। ठीक है, तो अब कॉपर प्लेट भी भाई क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। इसके अंदर कॉपर प्लेट है, यहाँ पे अंदर में ध्यान से देखिए। अब ये कॉपर प्लेट भी तो रिएक्शन करेगा। ये रिएक्शन किसके साथ करेगा, इस हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, अब सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसके रिएक्शन को समझिएगा। चलिए कहाँ चला गया भाई, एक मिनट साहब, चलिए वहीं पे हम लोग आते हैं, जहाँ भी गया होगा उसे खोज ही निकालेंगे हम लोग। इस चैप्टर को अच्छे से समझिएगा, एकदम डेप्थ में ले जा करके मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ एक एक चीज़ को। चलिए, तो अब यहाँ पे ये जो आपका कॉपर प्लेट है, अब इस कॉपर प्लेट के रिएक्शन को देखते हैं। यानी तीसरा रिएक्शन जो हमारा है, तीसरा रिएक्शन जो आप देख रहे हैं, जो कॉपर प्लेट है, तो कॉपर किसके साथ रिएक्शन करेगा, इस हाइड्रोजन गैस के साथ। इसके साथ किसने रिएक्शन कर लिया, जिंक ने रिएक्शन कर लिया। तो हाइड्रोजन गैस के साथ जैसे ही रिएक्शन करेगा H2++ से, ध्यान से समझिएगा, रिएक्शन देखते चलिए भाई। मैं हर एक रिएक्शन भी लिख रहा हूं, क्या पता एग्जामिनेशन में आ जाए। तो रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सुनिएगा ध्यान से, कॉपर हाइड्राइड बनाएगा। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, नॉट हाइड्रोजन गैस रिलीज है, कॉपर क्या बोलते हैं, कॉपर हाइड्राइड बनाएगा, कॉपर हाइड्राइड बनाएगा। प्लस ये 2 जो है प्लस यानी क्या है भाई, प्रोटोन, 2 प्रोटोन निकालेगा। तो 2 प्रोटोन निकालेगा तो प्रोटोन पे कैसा चार्ज होगा भाई, पॉजिटिव चार्ज होगा। इसीलिए कॉपर के ऊपर क्या होता है भाई, पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज रहने का मतलब कैसा, एनोड हो गया। कैसा इलेक्ट्रोड, एनोड। तो ये जवाब मिल गया, कॉपर क्यों भाई एनोड है, कॉपर क्यों प्लेट पे एनोड, यानी कि कॉपर को क्यों हम एनोड कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज को। ये आपको समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। तो ये तीनों रिएक्शन आपको क्लियर हुआ कि नहीं, पहले मैं ये बताइए। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया सर, हमने सरल सेल में यानी कि वोल्टेइक सेल में बताया कि जो बर्तन उसमें हम लोग डाइल्यूटेड H2SO4 ले रहे हैं। इट मीन्स कि H2SO4 एसिड प्लस वाटर है, तो 2 यहाँ पे इसका क्या होगा भाई, रिएक्शन होगा H2++ SO4-1, या हाइड्रोजन गैस और सल्फेट मिल जाएगा। तो इस सल्फेट के साथ क्या होता है, आपका जिंक प्लेट जो है वो रिएक्शन करके आपका ZnSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसलिए जिंक प्लेट के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव ऋण आवेशित हो जाता है, इसलिए हम इसको कैथोड कहेंगे। और जो कॉपर है वो हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कर लेता है, जिसके कारण 2 प्रोटॉन बाहर निकालेगा, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसलिए हम कैथोड को क्या कर रहे हैं भाई, धन आवेशित यानी कि एनोड कर रहे हैं। यहां तक चीजें क्लियर है भाई, भले हमें ये बताइएगा। ठीक है, अब समझिए क्या हुआ। ये जो आपको कॉपर प्लेट जो ये दिख रहा है ना, ये कॉपर प्लेट ने क्या किया, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन किया। ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन किया। तो हाइड्रोजन गैस के साथ जैसे ही ये रिएक्शन करता है, तो ये हाइड्रोजन गैस क्या करता है ना, इस कॉपर प्लेट के चारों ओर एक लेयर बना देता है, यानी एक परत बना देती है। तो यहां पे मैं बता रहा हूं 4th पॉइंट में, ध्यान से समझिएगा। 4th पॉइंट में क्या हो गया, जो कॉपर प्लेट था, इस कॉपर प्लेट के चारों ओर एक लेयर बन जाती है हाइड्रोजन गैस की, H2 गैस की। क्या होती है, यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया जिसके कारण उस कॉपर प्लेट के चारों ओर
यानी ये जो आपका कॉपर प्लेट जो दिख रहा है ना आपका, इस कॉपर प्लेट के चारों ओर क्या हुआ, एक लेयर बन जाती है। क्या चीज का लेयर बन गया, हाइड्रोजन गैस की लेयर बन जाती है। और ये जो हाइड्रोजन गैस की क्या बन जाती है, मैं लिख दे रहा हूं, हाइड्रोजन गैस की लेयर बन जाती है। और ये जो हाइड्रोजन गैस जो होती है ना, ये आपका कुचालक होती है। ठीक है, ये क्या होती है भाई, कुचालक होती है, यानी कि इंसुलेटर होती है, इंसुलेटर की तरह काम करती है। तो जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं अगर आपको बना के दिखा दूं भाई, बीकर अगर मैं बना रहा हूं इस प्रकार से, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये कॉपर प्लेट है और यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका जिंक प्लेट हो गया। ठीक है, ये आपका जिंक प्लेट है, ये हो गया आपका जिंक, ये हो गया आपका कॉपर। अब इसके अंदर क्या उपस्थित है मेरे भाई, इसके अंदर क्या है भाई, डाइल्यूटेड H2SO4 है। तो लेकिन अब यहाँ पे क्या बन गया, एक लेयर बन चुका है, देखिएगा ध्यान से अगर, तो इस कॉपर प्लेट के यहाँ चारों तरफ क्या बन गया, लेयर बन गया हाइड्रोजन गैस का। और हाइड्रोजन गैस क्या होता है, एक इंसुलेटर होता है, यानी कुचालक होता है, जो इस एसिड के साथ क्या करता है, संपर्क को, जो एसिड का जो संपर्क है, यानी कि H2SO4 का जो संपर्क है, उस संपर्क को क्या करता है, ब्रेक कर देता है। अब ब्रेक कर देता है यानी कि संपर्क को तोड़ ना दिया है, इस प्लेट के साथ H2SO4 का संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। अब इसके संपर्क नहीं होने के कारण जो बल्ब आपने जलाया है इस सेल से, वो बल्ब क्या हो जाएगा, ऑफ होते चला जाएगा। ठीक है, ऑफ होगा, ऑन होगा, ऑफ होगा, यानी संपर्क टूट जाएगा, धीरे धीरे पूरी तरह से ऑफ हो जाएगा, जैसे ही कि इसका पूरा संपर्क, यानी कि एक मजबूत लेयर बन जाएगा हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, तो अब ये जो एक डिफेक्ट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक डिफेक्ट उत्पन्न हो जाना, यानी इसी को हम लोग एक नाम देते हैं दोष, हिंदी में इसको कहेंगे दोष। यानी ये क्या है, एक प्रकार का डिफेक्ट है, यानी ये एक प्रकार का, इसने क्या किया, संपर्क को क्या किया, तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। संपर्क किसका संपर्क, इस कॉपर प्लेट और इस एसिड के बीच में जो संपर्क बन रहा था, उस संपर्क को इस लेयर ने, इस हाइड्रोजन गैस ने क्या किया, एक लेयर बना के तोड़ दिया है, जिसके कारण आपका लाइट क्या हो जा रहा है, ऑफ हो जा रहा है, बल्ब जो जल रही थी वो ऑफ हो जा रही है। तो इसको एक डिफेक्ट, इसको हम एक नाम देते हैं, इसको हम लोग दोष कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। ध्यान से समझिएगा, इस स्पेशल क्वेश्चन है ये सब। पोलराइजेशन डिफेक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन डिफेक्ट, यानी कि ध्रुवन दोष। तो पहला सवाल आपसे तो यही पूछेगा कि जो ध्रुवन दोष है, यानी कि जो पोलराइजेशन डिफेक्ट है, किस प्लेट में आपको देखने को मिलता है, तो भैया कॉपर प्लेट, या आपको बोलेगा किस इलेक्ट्रोड में, कैथोड में या एनोड में। तो भाई कॉपर प्लेट में कैसा चार्ज होता है साहब, पॉजिटिव चार्ज होता है, इट मीन्स एनोड में, एनोड में, एनोड में। तो पोलराइजेशन डिफेक्ट किस प्लेट में, पहला जवाब कॉपर प्लेट में मिलेगा। किस प्लेट में देखने को मिलेगा सर, पोलराइजेशन जो डिफेक्ट वो किस में होता है, कॉपर प्लेट में होता है। ठीक है, सवाल आपसे पूछा जाएगा कि सरल सेल, वोल्टेइक सेल, यानी कि सिंपल सेल में जो ध्रुवन दोष होता है वो किस प्लेट में होता है, जिंक प्लेट में या कॉपर प्लेट में, कैथोड में या एनोड में। तो भाई कॉपर प्लेट, कॉपर प्लेट को ही क्या हम बोल रहे हैं, एनोड कह रहे हैं, क्योंकि कॉपर प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज है भाई, पॉजिटिव चार्ज होता है। यहां तक समझ में आया। अब इस डिफेक्ट को दूर करना है मुझे, इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग विध्रुवक का इस्तेमाल करते हैं, विध्रुवक, यानी इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डीपोलराइजर। ठीक है ना, डीपोलराइजर का इस्तेमाल करते हैं, डीपोलराइजर, पोलराइजर, डीपोलराइजर का इस्तेमाल करते हैं। तो एज ए डीपोलराइजर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, MnO का इस्तेमाल करता है। ये क्या करता है सुनिएगा, देखिएगा। तो ये जो आपने मैग्नीज डाइऑक्साइड का जो इस्तेमाल किया ना, ये आपका चौथा रिएक्शन होगा ये आपका। ठीक है, चौथा पॉइंट यहाँ मैंने लिख दिया ना, यहाँ मैं पांचवा रिएक्शन लिख रहा हूँ। ठीक है, ये क्या करता है, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड को जैसे ही आपने यूज कर लिया, तो जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है ये रिएक्शन कर जाता है उस हाइड्रोजन गैस के लेयर के साथ, या हाइड्रोजन के साथ, गैस के साथ, लेयर के साथ, या फिर कह ले हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करके बनाता है Mn2O3 प्लस वाटर का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, वाटर का फॉर्मेशन करता है और Mn2O3 बनाता है। तब जाकर के फर्दर फिर ये जो आपका कॉपर प्लेट है और इसका एसिड के बीच में क्या होता है, संपर्क बनता है और फिर बल्ब जलने लगता है। तो आपका सवाल ये है कि सरल प्लेट में कौन सा दोष, पोलराइजेशन दोष, यानी कि पोलराइजेशन डिफेक्ट। पोलराइजेशन डिफेक्ट किस प्लेट में, कॉपर प्लेट में। इसको दूर करने के लिए, इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, विध्रुवक का, यानी कि डीपोलराइजर का। एज ए डीपोलराइजर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करके Mn2O3 प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस क्या हुआ, खत्म कर दिया, हाइड्रोजन गैस को कंप्लीटली खत्म कर दिया है ना भाई, हाइड्रोजन गैस को कंप्लीटली खत्म कर दिया, तो अब इसके चारों तरफ कोई लेयर बनेगा नहीं, तो संपर्क बना रहेगा एसिड के साथ। क्लियर हुआ। अब यहां पे समझिएगा कुछ और भी चीजें हैं जो आपका 5th पॉइंट में मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ध्यान पूर्वक से सुनिएगा।
सॉरी छठा पॉइंट मैं जो बताना चाह रहा हूँ, अभी आपको जिंक प्लेट के बारे में सुनना है ध्यान से, ठीक है। इस जिंक प्लेट में भी एक डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, जिस डिफेक्ट को हम लोग कहेंगे, जिस डिफेक्ट का नाम होगा अस्थानीय क्रिया, ठीक है। अस्थानीय क्रिया, अस्थानीय क्रिया क्या है सर? एक डिफेक्ट है, यानी कि इंग्लिश में हम इसे कहेंगे लोकल एक्शन। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे सर? लोकल एक्शन। इंग्लिश में क्या नाम देंगे सर? अस्थानीय क्रिया को लोकल एक्शन। ये क्या है सर? एक प्रकार का डिफेक्ट है। ये सर क्या है? एक प्रकार का डिफेक्ट है। किसमें होगा? जिंक प्लेट में। तो अब ये क्या है वो पहले सुनिए, पहले इसको समझिए ध्यान पूर्वक। तो देखिए, जो जिंक प्लेट है, या फिर इसको कहते हैं हम लोग हिंदी में जस्ता या जिंक, आप जो भी कहते हैं, ठीक है। जस्ता जो प्लेट है आपका, ठीक है, तो जस्ता जो होता है ना, उसमें कई सारे अशुद्धियां होती है। क्या होते हैं? बहुत सारे अशुद्धियां होती है। क्या होती है इसमें सर? बहुत सारे अशुद्धियां मिली होती है। तो इसमें यानी कि जो जिंक का जो आपने प्लेट लिया है, ये ध्यान से देखिए, ये जो आपने जिंक का जो प्लेट लिया है, जिंक का जो प्लेट लिया है, इसको आपने क्या नाम दिया था भाई बताइए? तो जिंक के प्लेट के ऊपर क्या था भाई? कौन सा साइन, कौन सा चार्ज था, नेगेटिव या पॉजिटिव? तो जिंक किससे रिएक्ट किया था? SO4 से। तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया था, माइनस चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, ऋण आवेशित था। ऋण आवेशित बोले तो भाई कैथोड है, ठीक है। ठीक है, सारी चीजें एकदम दिमाग में फिट करिए। तो ये जिंक प्लेट के अंदर क्या क्या है? एक तो जस्ता जिंक है, प्लस साथ के साथ क्या है? बहुत सारे अशुद्धियां भी होती है। तो ध्यान से सुनिएगा क्या होता है कि ये जो अशुद्ध, देखिए जो जिंक है, ये किसके साथ रिएक्शन कर गया? SO4 के साथ रिएक्शन कर लिया। ये भी आपको मैंने दिखाया, यहाँ भी आपको मैंने रिएक्शन बना करवा के दिखाया। जो जिंक था, SO4 माइनस के साथ रिएक्शन किया, ZnSO4, दो इलेक्ट्रॉन को निकाला, जिसके कारण इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। लेकिन इस जिंक प्लेट में एक और चीज आपको अभी मैं बताया हूँ कि इसके साथ क्या होती है? अशुद्धियां भी होती है। और ये अशुद्धि क्या करती है? हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर जाती है। हाइड्रोजन जो गैस है ना मेरे भाई, उसके साथ ये रिएक्शन कर जाती है। और इसके साथ रिएक्शन कर जाती है ना ये अशुद्धि और हाइड्रोजन, जिसके कारण क्या होता है? ये जो जिंक प्लेट आप जो देख रहे हैं, इस जिंक प्लेट के अंदर ही बहुत सारे सेल का फॉर्मेशन हो जाता, प्लस माइनस। इस प्रकार से बहुत सारे सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस माइनस। इस प्रकार से बहुत सारे सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो आपका फॉर्मेशन बहुत सारे, ये आपका क्या है? जिंक प्लेट है। तो जिंक प्लेट के अंदर बहुत सारे सेल का फॉर्मेशन होना ही हम क्या कर रहे हैं? इसको अस्थानीय क्रिया, लोकल एक्शन, यानी कि अपने ही स्थान में बहुत सारे सेल का फॉर्मेशन हो गया। इसी को डिफेक्ट को हम क्या नाम देते हैं? इसी डिफेक्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं? अस्थानीय क्रिया कहते हैं। अब इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए पूछा जाएगा आपको, इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं या कौन सी क्रिया करते हैं? तो इस अस्थानीय क्रिया को दूर करने के लिए हम लोग जो जिंक का जो प्लेट है, इस जिंक के प्लेट पे हम लोग क्या करते हैं? पारा का अमलगम, ठीक है ना, पारा का अमलगम, ध्यान से सुनिएगा, पारा का अमलगम करते हैं। यानी कि अच्छा, पारा का अमलगम मतलब समझ में आता है क्या होता है? पहले अमलगम का मतलब क्या है भाई? अमलगम का मतलब होता है लेप चढ़ाना, ठीक है, किसी चीज का लेप चढ़ाना। यानी कि जिंक के प्लेट पे क्या करते हैं? पारा का लेप चढ़ा देते हैं, जिसके कारण इसके अंदर बहुत सारे सेल का फॉर्मेशन नहीं होता। मतलब जो अशुद्धि है वो हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन नहीं कर पाती है, ठीक है। तो पहला सवाल यहां से आपको पूछा जाएगा कि जो स्थानीय लोकल एक्शन जो है वो डिफेक्ट किस में, कौन से प्लेट में? जिंक प्लेट में, या किस इलेक्ट्रोड में बोला जाएगा? तो भाई ये क्या हो जाएगा? आपका कैथोड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? आपका कैथोड, यानी कि आपका ये हो गया नेगेटिव, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद इस लोकल एक्शन या फिर स्थानीय क्रिया को दूर करने के लिए आप कौन से प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं? क्या करते हैं? तो पारा का अमलगम का क्या करते हैं भाई? हम लोग लेप चढ़ाते हैं, पारा का अमलगम चढ़ा देते हैं। क्लियर हो गया? यहां तक सवाल समझ में आया कि नहीं? पहले हमें ये बताइएगा। अब यहीं से सवाल एक और उठ जाता है, जो बहुत अच्छा सवाल है, जो आपके कई सारे स्टेट PCS में, दरोगा जैसे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। अब इसको सुनिएगा पहले ध्यान से। देखिए, आपने सुना होगा लोहा में या फिर धातु में, ठीक है, यानी कि मेटल में, क्या आप सुने होंगे? मेटल का आप सुने होंगे कोरोजन, एक शब्द का इस्तेमाल आपने, कोरोजन, या जंग लग जाता है, या आप इसको बोले तो संचारण इसका होता है। संचारण मतलब क्या होता है? नष्ट हो जाता है। धातु क्या हो जाता है? एयर में वाटर नमी उपस्थित होने के कारण उसके साथ रिएक्शन करने क्या होता है? उसमें जंग लग जाता है, क्षरण हो जाता है। तो इसमें क्या करते हैं भाई? लोहे पे आप क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं, है ना, जिससे, या फिर गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस भी आपने पढ़ा है, तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है? इसमें जंग नहीं लगता है ना, जंग नहीं लगता है। तो अब आपसे ये सवाल पूछा गया है एग्जामिनेशन में कि जो पारा का जो अमलगम है, यानी कि पारा का अमलगम जो चढ़ाया गया, अमलगम जो चढ़ाया गया, यानी कि पारा का जो लेप चढ़ाया गया,
क्या ये धातु का संचारण करने में मदद करता है? धातु का संचारण करने में मदद करता है, बताइएगा। यानी कि धातु को कोरोजन से बचाता है? तो बिल्कुल नहीं। और अभी आप बोलेंगे सर, आप बोल रहे हैं बिल्कुल नहीं, और अभी आपने जिंक के प्लेट पर धातु का कोरोजन ही किया, धातु का ही लेप आपने, पारा का ही लेप आपने चढ़ाया है। तो भैया ये पारा का जो अमलगम मैंने जो लेप चढ़ाया है, इस डिफेक्ट से बचाने के लिए। किस डिफेक्ट से? स्थानीय क्रिया, यानी कि लोकल एक्शन ना हो। लोकल एक्शन क्या होता है? जो जिंक प्लेट है, यानी कि जिंक के अंदर, जस्ता के अंदर बहुत सारे अशुद्धियां होती है, और जब हम डाइल्यूट H2SO4 के अंदर जब इसको रखते हैं तो जिंक क्या है, SO4- के साथ रिएक्ट कर जाता है, और अशुद्धि हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके इस जिंक प्लेट के अंदर कई सारे सेल का फॉर्मेशन करती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? लोकल एक्शन। और ये लोकल एक्शन जो डिफेक्ट ना हो, इसके लिए हम पारा का अमलगम यानी कि पारा का लेप चढ़ाते हैं। इस लेप का यूज हम इस धातु को या इस जस्ता को जंग लगने से या कोरोजन से या संचारण से बचाने के लिए हमने नहीं चढ़ाया है, ठीक है। तो ये आपका एक मिसकंसेप्शन उत्पन्न हो जाता है कि ये सवाल आपका पूछा गया है कि धातु का, ये सॉरी, जो पारा का जो अमलगम है, ठीक है, या पारा का जो लेप चढ़ाया जाता है, क्या धातु का संचारण से बचाने के लिए, यानी धातु का में जो कोरोजन होता है, जंग लग जाता है, उसको बचाने के लिए हम पारा का अमलगम चढ़ाते हैं? तो कई लोग हाँ बोल देते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि यहाँ पे हमने क्या किया, जिंक प्लेट पे पारा का ही तो लेप चढ़ाया। अमलगम मतलब क्या है? लेप चढ़ा देना उसका, यानी जैसे पेंट कर दिए ना भाई लोहे में, तो जंग नहीं लगा। तो बिल्कुल नहीं, हमने पारा का जो अमलगम, पारा का जो लेप चढ़ाया, हमने इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए, ना कि संचारण, कोरोजन या जंग लगने से बचाने के लिए। क्लियर है पूरा चीज? अब यही सवाल मैंने आपको दिया भी था, ये सवाल यहाँ पे आप देख सकते हैं, खूबसूरत सा सवाल है। जो अब देखिए, ये सब सवालों की खूबसूरती है भाई, ठीक है ना। देखिए जैसे कि सवाल आपको मैंने यहाँ रखा था, इन अ सिंपल सेल द जिंक प्लेट इज कोटेड विथ अ मरकरी अमलगम बिकॉज। सरल सेल में जस्ता के प्लेट पर अमलगम का लेप चढ़ाया जाता है। क्यों चढ़ाया जाता है बताइएगा? जस्ता प्लेट को जंग लगने से बचाने के लिए। मैक्सिमम स्टूडेंट इस पर टिक कर जाते हैं, क्योंकि उनका माइंड में ये होता है कि जिंक में भाई जंग लग जाता है, और जिंक के प्लेट पे ही क्या किया गया था? पारा का अमलगम का लेप चढ़ाया गया था। अभी मैंने आपको बताया भी था, देख सकते हैं यहाँ पे, मैंने अभी आपको बताया है, पारा का लेप मैंने यहाँ पे अभी आपको चढ़ाया भी था, लेकिन ये डिफेक्ट को दूर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा आपको याद रखना है, ना कि कोरोजन के लिए, ना ही जंग लगने से बचाने के लिए, ना ही धातु के संचारण से बचाने के लिए। देखिए अगला ऑप्शन, जस्ता प्लेट को संचारण से बचाने के लिए, टू प्रोटेक्ट द जिंक प्लेट फ्रॉम कोरोजन। बिल्कुल नहीं भाई, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखेंगे, जस्ता प्लेट को ध्रुवन दोष से बचाने के लिए। भाई ध्रुवन दोष से यानी कि पोलराइजेशन, टू प्रिवेंट द डिफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन ऑन द जिंक प्लेट। तो पोलराइजेशन से बचाने के लिए, पोलराइजेशन डिफेक्ट से बचाने के लिए हम लोग क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं? मैग्नीज डाइऑक्साइड का, यानी कि विध्रुवक का, ठीक है ना। विध्रुव यानी डीपोलराइजर का इस्तेमाल करते हैं, जो होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड। और अंतिम ऑप्शन है जस्ता प्लेट को स्थानीय क्रिया दोष से बचाने के लिए। अच्छा, ये तो ऑप्शन ही हमने टिक कर दिया, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। जस्ता प्लेट जंग लगने से बचाने के लिए, क्या जस्ता प्लेट को जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग मरकरी का अमलगम चढ़ाए थे? बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये भी नहीं हुआ, तीसरा ऑप्शन भी नहीं है। अगला ऑप्शन देखेंगे तो भाई यहाँ पे लिखा गया, जस्ता प्लेट को स्थानीय क्रिया से दोष बचाने के लिए, टू प्रिवेंट द डिफेक्ट ऑफ लोकल एक्शन ऑफ द जिंक प्लेट। ये बिल्कुल सही है। इसी डिफेक्ट से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पारा का अमलगम का लेप चढ़ाया जाता है। एक और सवाल मैंने लिया था यहाँ पे, सवाल यहाँ पूछा गया कि ना सिंपल सेल या वोल्टेज सेल, जो कैथोड इलेक्ट्रोड मेड अप ऑफ किसका बना होता है? जो कैथोड इलेक्ट्रोड होता है किसको बना होता है? तो मैंने आपको पहले ही बताया अभी कि जो कैथोड इलेक्ट्रोड होगा, कोई भी सेल, और जो एनोड होगा, ठीक है, कैथोड पे कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। एनोड पे कैसा? पॉजिटिव चार्ज। कैथोड ऑलवेज किस प्लेट का होगा भाई? जिंक प्लेट का होगा। एनोड किसका बना होगा? कॉपर प्लेट का। तो यहाँ पूछा कैथोड, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई भी दिक्कत, एक सिंगल डाउट नहीं? तो देखिए एक बार मैं अब आपको यहाँ पे फटाफट क्या करता हूँ, जितने भी सवाल हैं यहाँ पे मैं आपको एक बार फटाफट रिवीजन कराते चलता हूँ। देखिएगा जो भी सवाल आपसे यहाँ पे बन सकता है वो सारी चीज़ें मैं आपका रिवीजन करा रहा हूँ। सबसे पहले आपको पूछा जाएगा इलेक्ट्रोड से क्या क्या सवाल पूछा जाएगा, ध्यान से सुनते चलिए, ठीक है। इलेक्ट्रोड से क्या क्या सवाल आपका पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए इलेक्ट्रोड से सवाल क्या क्या पूछा जा सकता है? कैथोड, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, कैथोड और एनोड। कौन सा आवेश होगा इसके ऊपर? कैथोड पे नेगेटिव, एनोड के ऊपर पॉजिटिव आवेश होगा, यानी धन आवेशित होगा, और ये आपका ऋण आवेशित होगा। कैथोड किसका बना होगा भाई? जिंक का बना होगा, जस्ते का बना होगा, और एनोड किसका बना होगा? कॉपर का बना होगा, ठीक है। तो जिंक प्लेट क्या होगा आपका? कैथोड होगा, और कॉपर प्लेट क्या होगा आपका? एनोड होगा। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है सर।
इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हमने सेल बहुत सारे पढ़ेंगे, तो अभी केवल एक सेल का अभी हमने डिस्कशन किया है, जो है आपका सिंपल सेल। ठीक है, तो सिंपल सेल में अभी इससे पहले और आपका सेल से जो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, तो सेल आपका मैंने दो प्रकार का बता दिया था, एक है आपका प्राइमरी सेल और एक है आपका सेकेंडरी सेल। तो यहाँ से क्या क्या सवाल बन सकता है इसके ऊपर भी डिस्कशन कर ले। तीन चीज मैंने यहाँ पे बताया था। एक तो आपको मैंने बताया था ये क्या करता है, केमिकल को, ठीक है, केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन करने का काम करेगा, एक डायरेक्शन में केवल। दूसरा, ये चार्जेबल नहीं होता है, ठीक है, चार्जेबल नहीं होगा। तीसरा, इसका एग्जाम्पल हो गया एक आपका सिंपल सेल, ड्राई सेल और लेक्लांसे सेल। और इसमें हमने क्या बताया था, ये केमिकल को इलेक्ट्रिकल में भी कन्वर्जन करेगा और इलेक्ट्रिकल को केमिकल में भी। ये चार्जेबल होता है और इसका एक एग्जाम्पल है आपका स्टोरेज सेल, लेड और, ठीक है, लेड और लिथियम स्टोरेज सेल। इतना हो गया। इसके बाद सिंपल सेल पे हमने आपको बताया था कि जो आपका ये बीकर होता है, ये बीकर किस चीज़ का बना होगा भाई, ये सवाल यहाँ से उठेगा आपका, तो ये कांच का बना होता है। इसके अंदर जो हम क्या करेंगे भाई, कौन सा एसिड का इस्तेमाल करेंगे, तो पहला सवाल, दूसरा सवाल ये हो गया, ये आपका डाइल्यूटेड H2SO4 का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, यानी कि तनु सल्फ्यूरिक, मैं लिख दे रहा हूँ, तनु सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दो प्लेट यानी कि दो इलेक्ट्रोड हम लोग ले रहे होंगे इस प्रकार से, ठीक है, ये दो इलेक्ट्रोड होंगे आपके, दो इलेक्ट्रोड होंगे आपके यहाँ पे, दूसरा एक कलर लिया जाए भाई। चलिए, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोड ये हो गया, तो एक आपका ये जो होगा आपका कैथोड होगा, ठीक है, और एक क्या होगा आपका एनोड होगा। अगर ये कैथोड है तो किसका बना होगा भाई, जिंक प्लेट का नेगेटिव होगा। एनोड है तो ये क्या चाहिए होगा भाई, कॉपर का, और ये क्या होगा भाई आपका पॉजिटिव होगा। चलिए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे डाइल्यूटेड H2SO4 में रिएक्शन में मैंने बताया था कि H2SO4 डाइल्यूटेड है, यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या क्या बनाएगा। देखिए, मैं एकदम एक एक चीज़ रिएक्शन के साथ आपको सारी चीज़ें इसीलिए कराया हूँ ताकि आपको समझने में या फिर दिक्कत ना हो याद करने में, ठीक है। तो ये ब्रेक डाउन रहेगा H2S प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस में। तो जो जिंक का जो प्लेट है वो रिएक्शन कर जाएगा SO4 माइनस के साथ, ठीक है, ZnSO4 माइनस माइनस, जिसके कारण ZnSO4 का फॉर्मेशन होगा, प्लस दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, इसी दो इलेक्ट्रॉन के कारण नेगेटिव साइन इसके ऊपर आ जाता है, ठीक। अब तीसरा रिएक्शन मैंने बताया था, कॉपर प्लेट क्या करेगा, H2 प्लस के साथ रिएक्शन करेगा तो कॉपर हाइड्राइड बना देगा, प्लस दो प्रोटॉन निकलेगा, तो ये पॉजिटिव के कारण कॉपर प्लेट पे पॉजिटिव, यानी कि जिसको हमने क्या कहा भाई, एनोड का नाम दिया था, ठीक है। इसके बाद आपका डिफेक्ट से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ठीक है, डिफेक्ट से यानी कि दोष से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला दोष हम लोग देख लेते हैं पोलराइजेशन के बारे में, पोलराइजेशन डिफेक्ट के बारे में, यानी ध्रुवन दोष के बारे में। जो ध्रुवन दोष होगा किस प्लेट में होगा, सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते चलते फटाफट। चलिए, सबसे पहले जो पोलराइजेशन जो डिफेक्ट होता है, ये पोलराइजेशन डिफेक्ट किस में देखने को मिलेगा भाई, तो ये किस प्लेट में, यानी कि सरल सेल में किस प्लेट में देखने को मिलेगा भाई, तो ये कॉपर प्लेट में देखने को मिलता है। ये क्यों होता है, तो ये जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया तो हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, एक लेयर चढ़ जाता है, जिसके कारण एसिड का संपर्क, यहाँ पर लिख देते हैं, इसका मतलब क्या होता है, H2 गैस का लेयर कॉपर प्लेट पे चढ़ जाता है, जो संपर्क तोड़ देती है H2SO4 के साथ, ठीक है, इसे ही हम पोलराइजेशन कहते हैं। इसको दूर करने के लिए हम लोग विध्रुवक यानी कि डीपोलराइजर का इस्तेमाल करते हैं, जो होता है आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO, ठीक है। और इसमें रिएक्शन मैंने बताया कि MnO क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है और इस हाइड्रोजन गैस को खत्म करके क्या करता है, वाटर का फॉर्मेशन कर देता है, यानी कि मैग्नीज Mn2O3 प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो अब ये पोलराइजेशन डिफेक्ट खत्म हो जाता है। और दूसरा डिफेक्ट है आपका अस्थानीय क्रिया, ठीक है, अस्थानीय क्रिया यानी कि लोकल एक्शन, लोकल एक्शन। अब ये जो लोकल एक्शन देखने को मिलता है कहाँ पे, किस प्लेट में, तो ये आपका जिंक प्लेट में देखने को मिलता है। जिंक प्लेट कहने का मतलब क्या हो गया, आपका कैथोड हो गया, ठीक है, कैथोड हो गया। इसके बाद ये जो लोकल एक्शन में होता है क्या है कि जिंक प्लेट में जो होता है ना, जो जिंक जस्ता जो होता है ना, बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है, तो इसमें जो अशुद्धि होती है वो हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करके इसी जिंक प्लेट के अंदर बहुत सारे सेल का फॉर्मेशन कर देती है, इसी को हम लोग लोकल एक्शन कहते हैं। और इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, पारा का अमलगम चढ़ाते हैं। और दूसरा आपको ये आप मैंने बताया था कि जो पारा का अमलगम जो हम लोग चढ़ाते हैं, या पारा का अमलगम का उपयोग, ठीक है, पारा का अमलगम का उपयोग धातु के संचारण के लिए, ठीक है, धातु के संचारण या जंग लगने से या नष्ट होने से या कोरोजन से बचने के लिए हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इस्तेमाल नहीं करते हैं इसका। हम लोग जिंक पे पारा का अमलगम क्यों चलाते हैं,
इस दोष को, डिफेक्ट को दूर करने के लिए। ठीक है, तो जितने पॉइंट्स से आपके सवाल बनेंगे वो भी मैंने आपका रिवीजन भी करा दिए, वो सारे पॉइंट यहाँ मैंने मेंशन भी कर दिए। ठीक है, तो चलिए भाई, इसका जवाब भी आपको मिल गया होगा टेलीग्राम में, मैंने जो पूछा था सवाल, तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल है। तो चलिए अभी आपको क्या बच गया, चलिए देखिए यहाँ पे अभी आपका खत्म हो चुका है आपका ये सरल सेल। अब आपका यहाँ पे बचा हुआ शुष्क सेल, ड्राई सेल, लैक्लांसियस सेल पढ़ेंगे। ठीक है, ये उसके बाद आपका ये स्टोरेज सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में लोग देखेंगे। ये आपका क्लास यूट्यूब पर भी मैं छोड़ रहा हूँ, बाकी क्लासेस वो आपके एप्लीकेशन पे रहेगी। बाकी इलेक्ट्रिसिटी का जो क्लासेस आ रहा हो यूट्यूब पे वो एज इट इज आते रहेगा। बहुत चीज़ें देखिए भाई है ऐप में, यूट्यूब पर डिफरेंस देखने को मिलेगा भाई। अब ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे अच्छे वो जो भी आएंगे वो कंटेंट एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होगी, ऐसा नहीं कि उसको मिस आउट करना पेड स्टूडेंट्स वाले को भी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।